नमस्कार, आप देख रहे हैं आप उत्तराखंड में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रदेश में अतिवृष्टि और आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की और मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेते हुए हमेशा अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। किसी भी घटना की स्थिति में जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य संचालित हो। रिस्पांस टाइम को कम करने की भी बात कही गई है और कहीं कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ये कहा गया सीएम की तरफ से। जनता को महसूस होना चाहिए कि शासन प्रशासन को उनकी चिंता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन में सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों में पूरा समन्वय हो, किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप ना हो। आपदा प्रबंधन में मॉक ड्रिल बहुत महत्व करती है। अल्मोड़ा में बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुभाल, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी, जिला प्रभारी संगठन आशीष गुप्ता समेत विधायक महेश जीना, विधायक महेश नेगी, विधायक रघुनाथ सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा समेत जिले के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि आगामी 2022 चुनाव के लिए जिले के 23 मंडलों के पदाधिकारियों को प्रस्ताव दिए गए हैं। आज अल्मोड़ा जनपद की कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टि देखते हुए उस पर चर्चा हुई। राजनीतिक प्रस्ताव उस पर चर्चा है, उसको प्रस्ताव को पास किया गया और मंडलों के जितने भी हमारे 23 मंडल हैं उन मंडलों के भी कार्यक्रम तय किए गए। मंडलों तक बैठकें होंगी। मैं हर मंडल तक जो मंडल की कार्य समिति की बैठक है उस कार्य समिति की बैठक में उपस्थित रहूँगा और जो जनपद के जो विकास कार्यक्रम हैं उन विकास कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने का काम आज की इस जिला कार्यकारिणी समिति के माध्यम से, संगठन के माध्यम से और सरकार के माध्यम से, दोनों से समन्वय के माध्यम से जनता तक के बीच में जाए। इस कोरोना के बाद हमारी जिले की प्रथम कार्य समिति अल्मोड़ा की आज अल्मोड़ा जिला कार्यालय में संपन्न हो रही है। इसमें कार्यकर्ताओं ने अब तक क्या कार्य किए, जो सेवा ही संगठन के अंतर्गत हमारा कार्यकर्ता लगातार समाज के बीच में सेवा में लगा रहा, उसका आज व्रत निवेदन होने वाला है और आगामी जो चुनाव 2022 का हमारे सामने है उसके बारे में कार्यकर्ताओं को कार्यक्रमों की सूचना यहाँ पर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी का अभी उत्तराखंड में कोई वजूद नहीं है, तो वो लोग इस तरीके के शिगुफे छोड़कर जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन हमारी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता उनके इन सब जो शिगुफे हैं, फर्जी बातें हैं, उनको जानती हैं और ये भी जानती हैं कि उनका हमारे इस देवभूमि के प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं है। वो किस व्यक्ति किस आस्था के साथ रहते हैं, इसलिए उत्तराखंड में उनका कोई वजूद आने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर स्नेह राणा इंग्लैंड दौरे से लौटकर वापस देहरादून पहुंच गई हैं। आज प्रेस क्लब में स्नेह राणा ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उनके दोनों कोच भी मौजूद रहे। उन्होंने देहरादून के बारे में बताया। आपको बता दें कि ये देहरादून की रहने वाली हैं। उन्होंने क्रिकेट के बारे किया देहरादून की चिल्ड्रन एकेडमी से ही सीखी हैं। स्नेह राणा ने हरियाणा और पंजाब की ओर से क्रिकेट खेला है। वो अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। स्नेह राणा बीते जून में महिला क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे से रातों रात चर्चा में आ गई थी, जहां हुए टेस्ट मैच में उनका शानदार प्रदर्शन रहा और 50 से ज़्यादा रन बनाने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई थी। साथ ही ये कारनामा करने वाली वो दुनिया की चौथी खिलाड़ी बनी। देखिए, मेरा मानना ये है कि हमारे उत्तराखंड में टैलेंट की कमी नहीं है। आप कहीं भी किसी भी जगह जाके देखेंगे, लड़कियां बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हैं और बहुत ज़्यादा खेलने के लिए आगे आती हैं। सिर्फ एक उत्तराखंड में एक एसोसिएशन ना होने के कारण पहले लड़कियां नहीं आगे आ पाई हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था, लेकिन जब से एसोसिएशन आई है 2 साल से, मुझे लगता है काफ़ी लड़कियां आगे आ रही हैं और मैं चाहती हूँ कि और भी लड़कियाँ या हमें देख के या अपने कोई भी उत्तराखंड की जो अभी रिप्रेजेंट कर रही है गर्ल्स, उनको देख के इंस्पायर हों और आगे आएँ। देखिए, मायूसी वाली बात नहीं है। आप कहीं भी जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और इंडिया, आप जैसे जानते हैं कि 2 साल से इंडिया में कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ या कोई गेम नहीं हुआ, तो वो कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है, लेकिन मायूसी नहीं है। हमें ज़रूर वहाँ से कुछ सीखने को मिला है।
देहरादून के नवनियुक्त जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार को ऐसे समय में जिलाधिकारी का पदभार मिला है जहां उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने, मानसून से निपटने, बारिश से हो रही प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और ऐसी कई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार का क्या कुछ विजन है और जिले के प्रति उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, इन्हीं तमाम विषयों को लेकर ANB न्यूज ने देहरादून के नवनियुक्त जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार से खास बातचीत की है। आप भी देखिए। उत्तराखंड में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके बतौर IAS के तौर पर आर राजेश कुमार ने आज देहरादून के जिलाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है, चार्ज ले लिया है। उत्तरकाशी में 2011 और 12 में रहे तमाम विपरीत परिस्थितियों में काम करने का एक्सपीरियंस आर राजेश कुमार के पास है। अब देहरादून के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी, आज राजेश कुमार जी से ही जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ चुनौतियां हैं, क्योंकि ऐसे में कोविड की संभावित तीसरी लहर भी है, डेंगू की भी चुनौती है और तमाम ऐसे विषय हैं, चाहे मानसून की हम बात करें, ऐसे समय में आपको जिलाधिकारी बनाया गया है। क्या आपकी प्रमुख प्राथमिकताएं रहेंगी? वैसे ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण समय है, मानसून का भी प्रकोप है अभी फ़िलहाल, और साथ साथ जो है संभावित तीसरी लहर का भी जो है के चांसेस हैं। तो अभी फ़िलहाल टॉप प्रायोरिटी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से ये रहेगा कि जो हमारा रिस्पांस सिस्टम है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ बनाना और सिस्टम को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने का है। और इसके साथ साथ जो संभावित तीसरी लहर है, प्रयास यही रहेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल देखिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी निर्देश दिए हैं कांवड़ यात्रा जो है उसको स्टॉप करने का, तो उससे काफ़ी हमें मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी संभावित तीसरी लहर के प्रकोप से को रोकने का। बट इन केस ऐसा कोई बाई चांस, गॉड फॉरबिड, अगर ऐसा कोई चांस आता भी है या तीसरी लहर होती भी है, हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरीके से सुदृढ़ हमें करें और जो हमारी जो पास्ट जो कोई भी कुछ कमियां रह गई हों उसको हम सिस्टम को और अच्छे तरीके से स्मूदन आउट करें। सर, एक समस्या ये भी है कि बहुत सारे ऐसे पर्यटक हैं और फिलहाल उन पर रोक लगी, चाहे ट्रू नॉट टेस्ट की बात करें, एंटीजन की बात करें या फिर RT-PCR टेस्ट की बात करें, जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट है उन्हीं को उत्तराखंड की सीमा में घुसने दिया जा रहा है। देहरादून और आसपास के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे पर्यटक आ रहे हैं और उनको भगाया जा रहा है। ये चुनौती भी आपके सामने है, इसको किस तरह से मैनेज करेंगे? देखिए, इसमें सरकार के SOPs हैं, बहुत क्लियर हैं, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत समय समय पर गाइडलाइंस जारी भी होती हैं शासन के द्वारा, और SOP में जो भी पॉइंट्स हैं उसका जो है कड़ाई से कड़ाई तरीके से पालन किया जाए। सर, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? आपने प्राथमिकताएं तो सोची होंगी, चूंकि कल आदेश हो गया तो आपके पास समय रहा होगा, देहरादून के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। आपने क्या कुछ निर्धारित किया इन घंटों के बीच में कि अब आपकी देहरादून के जिलाधिकारी के तौर पर प्राथमिकताएं जनता के प्रति क्या होंगी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो प्राथमिकता मेरी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फोकस भी रहा है रोज़गार के प्रति, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रोज़गार के साथ जोड़ें। तो ये राज्य के और केंद्र की जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको रोज़गार के साथ जोड़ने का मैं प्रयास जो है भरसक प्रयास करूँगा, क्योंकि अब मैं इससे पहले स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी था, तो उसमें एक्चुअली 100% रोज़गार ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है और उसके साथ सेवा योजन भी था। तो ये जो एक्सपीरियंस मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में मिला तो उसको मैं होपफुली यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करूँ। समस्या आती है कि मीडिया कर्मियों के साथ जिलाधिकारी का या फिर उनके कार्यों का ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। आपके किए गए कार्यों को और प्रेस के किए गए कार्यों को आपसी समन्वय बनाकर और आपके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको प्रेस के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए, इस कोऑर्डिनेशन के लिए आपका प्रयास क्या हो, ताकि कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो? देखिए, अगर यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन सेल अगर नहीं बना है तो मैं कोशिश करूँगा कि कोऑर्डिनेशन सेल बने। एडमिनिस्ट्रेशन मीडिया कोऑर्डिनेशन सेल भी हम लोग बना सकते हैं। इसमें हम लोग किसी एक को नियुक्त कर सकते हैं जिलाधिकारी की ओर से, जो रेगुलरली प्रेस ब्रीफिंग करें। हालांकि कोशिश मेरी ये रहेगी कि ऐसा कोई अगर सेल गठित होता है तो मैं ब्रीफिंग करने के लिए मैं सबसे पहले आगे रहूँगा, बट इन केस अगर मैं नहीं कर पाता हूँ कतिपय कारणों की वजह से, तो किसी को हम नियुक्त करें
तो ये अभी आपने जैसे प्रश्न पूछा तो सडनली मेरे दिमाग में आया, तो लेकिन निस्संदेह जो है प्रेस के साथ एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिलेशन है वो बहुत स्मूदन आउट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और इसको और अच्छा करने के लिए जो प्रयास करना है मैं करूँगा। एएनबी न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमने बात की देहरादून के नए जिलाधिकारी आर राजेश कुमार साहब से, और साफ तौर पर आर राजेश कुमार ने बताया कि उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। कोविड की संभावित तीसरी लहर, डेंगू की समस्या और मानसून सीजन से निपटने के तमाम जो प्रयास होंगे वो प्रशासन के द्वारा किए जाएंगे, और उन तमाम सवालों का आर राजेश कुमार ने बखूबी जवाब दिया है। अपने कैमरा पर्सन रमन जायसवाल के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, एएनबी न्यूज़, देहरादून। काशीपुर में ईद को लेकर एसडीएम और सीओ ने संयुक्त रूप से कोतवाली परिसर में अमन और भाईचारा कायम रखने को लेकर एक शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें नगर क्षेत्र के मुस्लिम समाज के लोगों ने भाग लिया है। मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत ना हो, इसको लेकर पुलिस ने कवायद अभी से शुरू कर दी है। बैठक में मुस्लिम समुदाय के लोगों से ईद पर कुर्बानी के वक्त तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अपलोड न करने की अपील करते हुए शांति कायम रखने की हिदायत दी गई है। कुछ नहीं, बस यही है कि आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपना त्यौहार मनाना है, और कोई भी ऐसा क्रियाकलाप नहीं करना है जिससे किसी दूसरे समाज के व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो। जिस तरीके से 10 लोगों का जो है नमाज पढ़ने का मस्जिद में है, तो उसके लिए किस तरीके? नहीं, मस्जिद के लिए नहीं है ये, सच ईदगाह के लिए। ईदगाह के लिए हमारे हसीन भाई ने जैसे अभी बताया, कमेटी के सदर हैं वहाँ के, वो कि जो कमेटी के मेम्बरान हैं वही वहाँ नमाज अदा करेंगे। बाकी जैसे मस्जिदों में नमाज होती रही है वैसी टाइप से नमाज। देखिए, जैसे कोरोना काल चल रहा है, उस कोरोना काल को देखते हुए हम ईद पे नमाज कमेटी के लोगों के अलावा किसी की नमाज अदा नहीं होगी। बाकी जैसे मस्जिदों में नमाज अदा होती है वो वैसी नमाज अदा होती रहेगी। और रही कुर्बानी की बात, हमारे यहाँ कुर्बानी की बड़े जानवरों की कुर्बानी भी और छोटों की भी ढक्के और बड़े हाथों में वो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ही होती है, और हम वो कहीं खुली ओपन जगह पर करते नहीं हैं। और लिहाजा उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने निगम से माध्यम से 5 ट्रॉली की डिमांड की है, जो पूरे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में घूमकर उसका वेस्टेज को कट्टे में बंद करके, जो निगम द्वारा जेसीबी द्वारा अलीगंज क्षेत्र में और एक नवजा कप्तान क्षेत्र में 2 गड्ढे करा कर सारा वेस्टेज उसमें दफनाया जाएगा। उसके बाद 3 दिन बाद उन गड्ढों को बंद कर दिया जाएगा। और क्योंकि अब आने वाला समय इलेक्शन का है, इसमें बहुत सा असामाजिक तत्व जो है इसमें अपना एंजॉय करने के लिए, अपने खुराफात करने के लिए लगे हैं, तो हम सब चीज़ों को देखते हुए पुलिस से हमने सहयोग किया कि आज सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। देखिए, ईद आने वाला हमारा 3 दिन वो लगातार सेलिब्रेट होगा, 21, 22 और 23 को। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक पीस कमेटी बैठक का ऑर्गेनाइज़ किया है। सबसे पहले तो इस त्यौहार की सभी को बहुत बहुत बधाई। और कुछ हमारे क्या कहते हैं कि निर्देश हैं जो हमें शासन के स्तर से भी प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले तो हमारे कोरोना गाइडलाइंस को ही लेते हुए मैं बता देती हूँ कि कितने लोग, 10 लोग एक टाइम पे नमाज हमारे पढ़ सकते हैं, और बाकायदा सभी को सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का फॉलो करना है, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाज़ार में, क्योंकि त्यौहार के टाइम पे आपकी बाज़ारों में बहुत भीड़ बढ़ जाती है। तो एक तो वो उनको ये आदेश दिया गया है। दूसरा, जो भी कार्यक्रम होता है, चाहे बकरे काटने का हो या जैसा भी हो, उसको हमें कवर करके रखना होता है, और जो भी और गाइडलाइंस हैं तो उनको उस चीज़ के बारे में भी अवगत कराया गया है। और काशीपुर में मुझे ऐसा लगता है कि आज तक कभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं है। हर तरीके से कॉपरेशन हर समाज से हमें मिलता आया हुआ है। तो इस बार भी पीस कमेटी बैठक में बहुत अच्छे से लोगों ने समझा इस चीज़ को, और काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ लिया है, और ये अच्छे से ही मनाया जाएगा। जी, ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। देखिए, एक फेसबुक पे मैसेज, कोई एक व्हाट्सएप पे एक फॉरवर्ड मैसेज भी सिचुएशन को बहुत ही बेकार कर सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बहुत ही क्लियर डायरेक्शंस क्या कहते हैं कि सभी जनप्रतिनिधियों को दे दिए हैं कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास कोई ऐसे आती है तो वो तत्काल या तो एसएचओ को या तो सीओ को या तो एसडीएम को आपको बताना है, उसको वेरीफाई करना है, चाहे आप किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं। और अगर हमें भी कोई कहीं से भी सूचना आती है किसी भी घटना की, तो हमें ये उनसे भी वेरीफाई करना है। तो अगर आपस में कॉपरेशन रहेगा और अन्यथा हम चीज़ों को या अफवाहों को बढ़ाएंगे नहीं, तो बहुत शांति से हमारा कोई भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तराखंड शासन द्वारा कोविड-19 की तीसरी लहर के बचाव के मद्देनजर कांवड़ मेला 2021 को प्रतिबंधित किया गया है, जिसके चलते सीसीआर भवन में उत्तराखंड और अन्य राज्यों के पुलिस अधिकारियों की पुलिस महानिरीक्षक अपराध की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। मंच का संचालन पुलिस अधीक्षक ने किया। कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ मेला 2021 को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण बातों पर विचार विमर्श किया गया और वहीं कांवड़ लेने जाने वाले कांवड़ियों को अपने अपने राज्यों में भलीभांति ब्रीफिंग करते हुए रोकने की कोशिश की गई और कहा गया है कि उनको रोका जाए। कोविड पेंडेमिक को देखते हुए, क्योंकि थर्ड लेगर का भी आशंका है, उसे चलते हुए उत्तराखंड शासन ने पहले से कांवड़ मेला नहीं कराएंगे निर्णय लिया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को भी राय थी कि तो उसे चलते कांवड़ मेला इस साल निरस्त कर दिया। तो इस संबंध में पहले भी पुलिस मुख्यालय की तरफ से इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी वरिष्ठ अधिकारियों को बीच में, और एक हरिद्वार में ये हुआ है, ये बॉर्डर लेवल के जो एसपीस हैं, एडिशनल एसपीस हैं, डिप्टी एसपीस हैं, उनके साथ के एक मीटिंग आज कराई गई है। उनको भी यही बता दी गई कि अपना जगह पे अपने एरियाज में, गाँवों में, सब जगह तो इस साल हरिद्वार में कांवड़ मेला नहीं होगा, ये प्रचार प्रसार कराने के लिए। तो इस साल जो भी आ जाएंगे तो उन्हीं के खिलाफ के हमारा जो भी वैधानिक कार्रवाई होता है, पेंडेमिक एक्ट है, तो उसी के हिसाब से क्वारंटाइन भी हो सकते हैं और एफआईआर भी हो सकता है। तो ये हम इस साल पूरे प्रदेश भर पे पुलिस यहाँ पे हमने तैनात कर दी है बॉर्डरों पे, एक कोविड मेला के इस बार ना हो ताकि कोविड आगे बढ़ ना पाए। तो हमने गंगा जल भिजवाने की व्यवस्था ऐसा करा है कि कांवड़ संघ कोई अपना जल लेने के लिए कोई टैंकर भेजने चाहें, अपने जो पास के जो पुलिस स्टेशन अपना थाना क्षेत्र है उनके माध्यम से संपर्क करके हमें यहाँ कोऑर्डिनेट करा देंगे। आप यहाँ पे टैंकर आ सकती हैं, वो टैंकर के माध्यम से गंगा जल ले जाके अपने गांव में वितरित कर सकते हैं। लेकिन टैंकर में एक आदमी, दो आदमी आ पाएंगे टैंकर पे वो। लेकिन बाजपुर तहसील में भी ईद शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए एसडीएम विवेक प्रकाश और सीओ वंदना वर्मा ने अमन शांति कमेटी की बैठक आयोजित की। इस दौरान प्रशासन ने बैठक में पहुंचे अलग अलग धर्मों के लोगों से मिलकर त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। और आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के ईद के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए बाजपुर के तहसील सभागार में ये बैठक आयोजित की गई। आगामी बकरीद जो 21 तारीख को परसों है, इस संबंध में हम लोगों ने बैठक किया है। हम हैं सीओ मैडम और एस कोतवाल साहब ने बैठक किया है। जो इस शहर के संभ्रांत लोग हैं, जो मस्जिदों के इमाम लोग हैं, इनको किया गया बताया गया है कि जो इस बार ईद में जो है वो इतना 10 लोग नमाज पढ़ सकते हैं, मैक्सिमम 10 लोग पढ़ सकते हैं। और कोई भी जो जुर्माने का अवशेष बचता है उसको सही से निशान किया जाए, उसका खुली न छोड़ा जाए। इसके अतिरिक्त जो है कोई भी व्यक्ति के सोशल मीडिया पे या अन्य माध्यमों से जो है दुष्प्रचार फैलाता है तो सीधे पुलिस को इन्फॉर्म करें, ध्यान न दें उस पर। और पुलिस जसपुर नगर पालिका का दबंगई के आगे उच्च अधिकारियों के आदेश भी बोने साबित हो रहे हैं। यहां तक कि पालिका के सभासद ही अपने बोर्ड के अधिकारियों और प्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचारी और दबंगई का आरोप लगाने में लगी है। पालिका की दबंगई से जनता तो दुखी है, वहीं व्यापारी भी पालिका की कार्यशैली से परेशान है। दुकानदारों का कहना है कि गंदगी से परेशानी होती है, जिससे ग्राहक नहीं आते हैं। दुकान के अंदर आ जाता है और नाले चौक हैं, ग्राहक नहीं आ पाता, जिसकी वजह से गंदगी बहुत हो जाती है। उच्च अधिकारी का शिकायत करी है सफाई वफाई के लिए, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता है। पालिका में कई बार कहा है, लेकिन वो कह के चले जाते हैं कि आश्वासन दे देते हैं कि सफाई होगी, लेकिन आज तक सफाई तो कुछ होगी। पुत्रों की है ये जब तक नहीं टूटेंगे, सलीम भाई से लेकर के और यहाँ मोड़ तक जो विजयपाल चौहान जी हैं, यहाँ तक के चबूतरे जब तक नहीं टूटेंगे, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसमें नगरपालिका भी बेचारी क्या करेगी। आश्वासन दिया गया कि इस पे ये चबूतरे तोड़े जाएंगे, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब जो भी एसडीएम साहब ने आदेश दिए होंगे नगरपालिका को दिए होंगे, अब नगरपालिका जो भी अपना फैसला ले। इसको लगभग 1 महीना हो गया। पालिका के अंदर 1 माह पूर्व हम माननीय हमारे उप जिलाधिकारी जी, तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी, ये सब लोग
जहाँ पर ये समस्या बैठती है सब पहुँचे थे और इन्होंने 1 माह का वायदा कर दिया था, जो कि आज तक निष्क्रिय हैं। और पानी का भराव थोड़ी बारिश में इतना हो रहा है कि जो दुकानदार बहुत परेशान रहते हैं। और हमारी नगर पालिका कार्य करने में तो निष्क्रिय हो गई है। केवल पैसे की उगाही, पैसे की लुटाई का ही काम हमारे अध्यक्ष हो, चाहे अधिशासी अधिकारी हो, चाहे नगर पालिका का जेई हो, इन्हें इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ना पानी का भराव देखते हैं, ना शहर की कोई समस्या देखते हैं। अब इन लोगों पर कार्रवाई करी जाए, नहीं तो काम नहीं होता तो, और नहीं तो हो सकता है हमारे जितने सभासद हैं हम दरी बिछाने के लिए तैयार बैठे हैं। चूना गली को लेकर जो है अतिक्रमण संबंधी एक शिकायत आई थी पब्लिक की तरफ से लिखित में, जिसमें उपजिलाधिकारी जसपुर द्वारा जो मुझे आदेश किए गए थे, जिसमें तहसीलदार भी सम्मिलित थे। तो हम लोगों ने उनका चिन्हीकरण किया है और चिन्हीकरण में करीब 25 से 30 लोग हैं, उनकी पैमाइश की गई और उनको सबको हम नोटिस जारी कर रहे हैं कि वो स्वयं हटा लें अथवा बलपूर्वक नगर पालिका द्वारा हटा दिया जाएगा। पीछे कोरोना को देखते हुए और पुलिस बल ना मिलने के कारण वो लंबित हो गया था और उनको हमने जनहित में 15 दिन का टाइम देते हुए स्वतः ही अतिक्रमण हटाने के लिए कहा जा रहा है। यदि वो नहीं हटाएंगे तो नगर पालिका द्वारा बलपूर्वक। अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में भक्तों का आना शुरू हो गया है और आपको बता दें कि सावन महीने में यहां पर 1 महीने का श्रावणी मेला लगता है, जिसमें देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। आज उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक जागेश्वर अपने परिवार के साथ पहुंचे। मैंने आज अपने परिवार के साथ यहाँ पूजा अर्चना की। भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि ये कोरोना महामारी शीघ्र से समाप्त हो और हमारे प्रदेश में पूर्ण रूप से सुख शांति रहे। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए हम सब ने पूजा करी है और मैं फिर पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इस पूरे उत्तराखंड में सुख शांति रहे, सब लोग निरोग रहें और जल्दी से। जसपुर नगर पालिका अक्सर सुर्खियों में रहती है। इस बार जसपुर वार्ड मेंबरों ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन पर एक दुकान की नीलामी को लेकर घोटाले का आरोप लगा दिया है कि नगर पालिका द्वारा साल 2018 में सुभाष चौक पर निर्मित दुकानों का निर्माण किया गया था, जिसमें एससी कोटे से एक दुकान की नीलामी की गई थी, जिसकी उच्चतम नीलामी 14,50,000 में तय की गई थी, जिससे अशोक कुमार द्वारा 1 लाख रुपए नकद जमा करके दुकान ली गई थी। जिसके बाद गंगा द्वारा 6,25,000 रुपए नगर पालिका को दिए गए और बाकी बचे धनराशि गंगा द्वारा जमा नहीं की गई। समय के अनुसार राशि जमा न कर पाने से पालिका द्वारा गंगा द्वारा जमा की गई जो धनराशि थी जब्त की जानी थी, लेकिन पालिका कि अधिकारियों की मिलीभगत से ये नहीं हो पाया। ये आरोप निराधार और असत्य है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक दुकान जो एससी कोटे की थी वो अलॉट की गई थी और उच्चतम बोली के आधार पर 14,50,000 रुपये में अलॉट हुई थी, जिसका 50% जमा किया जाना था। 1 लाख रुपए उसमें जमा के रूप में होने थे। लाभार्थी द्वारा करीब 7.25 लाख रुपए इसमें जमा कर दिए गए थे, किंतु उसके द्वारा जो है दुकान पे कब्जा नहीं लिया गया और उसके अनुरोध के आधार पर और बीमारी और दूसरी चीज़ों को देखते हुए उसकी जमा राशि हमने जब्त की है और शीघ्र ही उसको जो है दोबारा नीलाम किया जाएगा नियमानुसार उसकी पुनः नीलामी। हमने जो लेटर दिया है कंडपाल साहब को, एडीएम साहब को, उसमें यह है कि 14.5 लाख रुपए की एक 2018 में नीलामी हुई थी दुकान की जो गंगा के नाम पे इशू हुई थी। उसमें वो पैसे जमा ना करने के कारण उसकी 7.5 लाख रुपए जमा थे। उसके बाद उसने कोई पैसा नहीं करा। उसका पैसा कानून के विरुद्ध जब्त होना चाहिए था नगर पालिका के तरफ से, मगर ईओ ने कौन सी साठगांठ की उससे जो उसने वो पैसा निकलवा दिया और गबन करवा दिया। इससे तो नगर पालिका की हानि के अलावा और कुछ नहीं है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, सही करके जांच होनी चाहिए। जो भी कार्रवाई है सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिसने भी ये काम किया है। और ईओ साहब का मामला ये है, ईओ साहब जैसे ही 3 दिन के लिए डीएम साहब ने जसपुर नगर पालिका के लिए इशू करवा रखा है अधिशासी अधिकारी जी को, मगर वो नगर पालिका में ना बैठकर चेयरमैन साहब के घर पे बैठे रहते हैं
और हम नगर पालिका को अपने वार्ड के विकास कार्य के लिए जाते हैं, किसी परेशानी में जाते हैं तो वो मिल ही नहीं पाते हैं, और हम उनसे फ़ोन पे बात करते हैं तो उल्टी सीधी बातें कहते हैं, SC एक्ट में फंसवाने की बातें करते हैं, दुनिया भर की बात। और इस चक्कर में हम उनके रवैये के विरुद्ध हम हाई कोर्ट भी गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र खटीमा में लगातार हो रही बारिश से नगर पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। पेट्रोल पंप पर भी पानी भर गया है तो वहीं नगर की सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। क्षेत्र में हुए जलभराव से नगर प्रशासन की पोल खुल गई है। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है जिससे लोग परेशान हैं। प्रदेश की दो तस्वीर आपको दिखाते हैं, थराली और अल्मोड़ा। ये देखिए दो तस्वीर आपके सामने। थराली में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश आज भी जारी है। बीते 2 दिन की तुलना में आज रुक रुक कर बारिश हुई। हालांकि बारिश के चलते आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त रहा। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अल्मोड़ा जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से परेशानियां बढ़ रही हैं। जिले में 4 ग्रामीण सड़कें पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं, आवाजाही वहां पर ठप है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। बारिश की वजह से कैसा हाल है ये आप देख सकते हैं। आप उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।